मंच पर और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम सिमनिया पैलाग। सबसे पहले तो कर्मभूमि फाउंडेशन और पंडित भैरवदत्त धुलिया पत्रकारिता पुरस्कार की जूरी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी को बढ़ा भी देता है, क्योंकि इस पुरस्कार के साथ में जिस व्यक्ति का नाम जुड़ा है वो सच में उस विरासत को हम तक पहुंचाते हैं जो पत्रकारिता को मिशन की पत्रकारिता कहा जाता था, उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। वो मिशन की पत्रकारिता आज की दौर में वो हिंदी वर्णमाला का जो पहला और सबसे खतरनाक आखर है उसको जोड़ चुका है अपने में। तो मिशन की पत्रकारिता आज कमीशन की पत्रकारिता हो चुकी है। वो का वर्ण जहाँ भी जुड़ता है खतरनाक होता है। लेकिन मैं बारामासा के चैलेंजेस के बारे में और बारामासा की जर्नी के बारे में आज कुछ बातें करूं। उससे पहले विनम्र श्रद्धांजलि भुवनचंद खंडूरी जी को, जिनकी आज सुबह ही हम सबको सूचना मिली कि वो हमारे बीच नहीं रहे। बारामासा जब शुरू हुआ था मैंने कोशिश की थी, और हमारी ये कोशिश थी कि डॉक्यूमेंट किया जाए उनको एक लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू के तौर पर। मैं मनीष खंडूरी जी से उस वक्त मिला भी और लाइन अप करने की कोशिश भी की, लेकिन उस समय तक भी खंडूरी जी की तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी थी कि लंबे इंटरव्यूज़ या बहुत लंबे समय तक उनको चीज़ें ध्यान नहीं रहती थी। वो नहीं हो पाया, उसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। आज का मौका मैं विशेष तौर से कुछ अपने उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए ज़रूर इस मौके का फ़ायदा लूँगा, जिन लोगों ने बारामासा, जो लोग अगर नहीं होते तो बारामासा शायद स्थापित नहीं हो पाता। बारामासा की टीम के मेरे ये सारे साथी जो अभी यहाँ हैं, कुछ साथी जो आज अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं हैं, कहीं और हैं, और वो तमाम लोग भी जो बारामासा में कभी ना कभी किसी न किसी समय रहे, उन सब का बारामासा को बनाने में, इसको गढ़ने में, इसकी पहचान बनाने में उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो उन सभी लोगों को, मेरी टीम के ये सभी साथी, और इनके कंट्रीब्यूशंस बारामासा पर रिफ्लेक्ट भी होते हैं, इनकी बायलाइंस में, इनकी स्टोरीज़ में, इनके काम में, इसको वहाँ देखा जा सकता है। लेकिन उसके अलावा बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बारामासा को उसके सबसे क्रूशियल समय पे, जब ऐसा लगता था कि अब शायद नहीं चल पाएगा बारामासा आगे, उस समय पे जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट किया, उन लोगों को मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसमें अनूप सर हैं, अनूप सर यहाँ मौजूद भी हैं, अनूप नौटियाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयदीप सकलान, जयदीप दादा भी यहाँ हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र हनेरी जी हैं, साइबॉग के हमारे बड़े भाई समान हैं। राजेश राणा जी हैं, राजेंद्र डोभाल सर हैं, सर यहाँ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश पुरोहित जी हैं, डॉक्टर महेश कुडियाल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमको बारामासा को सबसे क्रूशियल समय पे, जब लगता था कि हम लोग बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उन क्रूशियल टाइम्स पे इन लोगों ने हमको रिसोर्सेज से और उससे ज़्यादा इस विश्वास के साथ में कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक कॉमन मिशन है जिसमें वो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग वो भी हैं जो हमारे लिए फ्रेंड फिलोसफर गाइड की तरह से हैं। उसमें डॉक्टर SP सती सर यहाँ हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर हर्ष डोभाल हैं, शेखर पाठक सर हैं, चारुदा हैं, चारू तिवारी जी, जयसिंह रावत जी हैं, गजेंद्र रावत जी हैं, महिपाल नेगी जी हैं, डॉक्टर अजय रावत हैं, विकास बहुगुणा सर हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। यहाँ पे बहुत लोग शायद उन्हें नहीं जानते होंगे, मेरे तहलका के मेरे सबसे पहले संपादकों में से हैं जो आज तक भी सपोर्ट करते हैं। दिनेश जुयाल सर हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बहुत गाइड किया हमेशा। जयसिंह रावत सर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बारामासा की फ्रेमिंग में, इसके कंटेंट को प्लान करने में, ये आगे कैसा होगा, और सबसे चुनौतीपूर्ण जो समय रहे उन समय पे हमारी लगातार मदद की। कुछ लोग ऐसे और हैं जिनके बिना बारामासा पॉसिबल ही नहीं था। और अंधभक्त आप ये मत समझिएगा सिर्फ किसी एक के ही होते हैं, मेरे भी हैं। और उन 2 अंधभक्तों में एक मेरी वाइफ और एक मेरा पार्टनर अमन नौटियाल है। कि बिजनेस मॉडल जिसका आज भी बहुत घचपचाया हुआ है जिस संस्थान का, उसमें जिन लोगों ने अपने पास जितनी भी चीज़ें जमा थी, अपनी जो उनकी पर्सनल सेविंग्स थी, उन सेविंग्स को बारामासा में इन्वेस्ट किया। और ये कोई अंधभक्ति कर सकता है कि जो एक खराब से या बड़ा ही जो जिसका बिजनेस मॉडल क्लियर ना हो उसमें अपने पास जो भी जमा पूंजी है वो लगा दे। तो मेरे भी कुछ अंधभक्त हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पेरेंट्स, भूमिका के पेरेंट्स, जिनकी वजह से मुझे वो लिबर्टी मिली, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, वो लोग भी यहाँ पर हैं, जिनकी वजह से मुझे ये लिबर्टी मिली कि मैं जो कर रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। 40 साल का लड़का आज भी जब घर से निकलता है तो पापा पूछ लेते हैं कि बेटा पैसे हैं तेरे पास,
और सिर्फ पूछ ही नहीं लेते, अब मम्मी पापा दोनों पेटीएम करना सीख गए तो डाल भी देते हैं। और ये एक बड़ा प्रिविलेज है। मतलब ये प्रिविलेज, मैं सोचता हूँ कि ये प्रिविलेज अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। पहले अव्वल तो मैं ये सोच ही नहीं पाता कि दिल्ली में अपनी एक स्टैब्लिश जॉब जहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, उस सैलरी को छोड़कर बारामासा जैसा कुछ बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने के बारे में सोच भी पाऊँ। ये प्रिविलेज हर किसी के पास नहीं होता। मेरे को इस समय तक भी ये लिबर्टी मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरी वाइफ की वजह से मुझे मिली कि मैं उन्होंने कोई फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटीज़ जो एक 40 साल के इंसान पर होती हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटीज़ का बोझ उन्होंने कभी मुझे होने नहीं दिया, उल्टा मुझे सपोर्ट किया। और मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि जर्नलिज्म की इतनी ख़राब स्थिति क्यों है जो है। उसके फाइनेंशियल मॉडल्स पे मैं बात करूँगा। बारामासा के फाइनेंशियल मॉडल के बारे में भी बहुत लोग पूछते हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन ये जो लिबर्टी है, ये जो प्रिविलेज है, एक तो बीइंग ए मेल एंड बीइंग एन अपर कास्ट मेल इंडियन सोसाइटी में, ये दो अपने आप में ही बहुत बड़े प्रिविलेजेस हैं, जो प्रिविलेजेस मुझे शायद जन्म के साथ मिले और मैं उन्हें एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि अगर ये दो प्रिविलेज नहीं होते मेरे लिए जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती। और उसके साथ में ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो प्रिविलेज मेरे परिवार ने, मेरे इन लॉज ने और मेरी वाइफ ने मुझे दिया, वो अगर नहीं होता तो मैं खुद भी सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा होता। मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा होता शायद किसी ऐसी जॉब में जिस जॉब में मेरे बहुत सारे साथी जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, कुछ ने उस फ्रस्ट्रेशन के पीक को पार कर लिया है तो छोड़ दिया है, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं, और कुछ आज भी उस फ्रस्ट्रेशन में झेलते हुए काम कर रहे हैं। और कई ऐसे भी हैं जो वो एक मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ का एक डायलॉग है ना कि पहले शुरू मजबूरी में किया था, अब मज़ा आने लगा है। तो कई उस तरफ से ढल चुके हैं कि शुरू मजबूरी में किया, लेकिन अब उनको उसी मशीनरी का हिस्सा होने में मज़ा आने लगा है। तो मेरे को भी खुद कई बार ये लगता है कि मैं अगर वो नहीं कर रहा होता तो क्या कर रहा होता। क्या मैं खुद भी किसी बड़े जर्नलिस्टिक हाउस में रहते हुए और उस सिस्टम का हिस्सा हो गया होता? अगर मेरे ऊपर वो अकाउंटेबिलिटीज़ इतनी होती कि नहीं, मैं बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकता, एक महीने भी अगर सैलरी नहीं आएगी तो क्या होगा? तो वो फिर वहाँ से ये भी समझ में आता है कि नहीं, वो तो नहीं कर रहा होता जो अखबार में मेरे कई साथी करने लगे हैं। तब ये लगता है कि कम्युनिकेशन पढ़ा है, कम्युनिकेशन आता है, जनता से संवाद स्थापित करना आता है, तो डंके की चोट पे एक पीआर फर्म ही खोल दी होती। पत्रकारिता की आड़ में पीआर नहीं कर रहे होते, पत्रकारिता की आड़ में किसी की तारीफ नहीं कर रहे होते, तारीफ खुलेआम कर रहे होते, एक पीआर एजेंसी बना चुके होते और नेताओं के भाषण लिख रहे होते और मैं देश नहीं झुकने दूंगा से थोड़ा बेहतर लिखने की कोशिश करते, और आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं उससे थोड़ा बेहतर सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्रकार की आड़ में नहीं करते, फिर वो प्योरली एक पीआर एजेंसी की आड़ में ही करते। और आज भी ये लगता है कि बारामासा अगर कभी भी आगे जाके अपनी फाइनेंशियल चुनौतियों के कारण सस्टेन नहीं कर पाया तो मेरा पहला डिसीजन होगा कि उसको बंद कर दिया जाए। इससे लेकिन उसकी आड़ में वो तमाम प्रपंच ना रचे जाएं जो तमाम प्रपंच इस समय पे जर्नलिज्म को पूरे देश में कांडे लगा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा, बहुत लोगों का मैं इससे अब इस पे भी आता हूँ कि बारामासा का फाइनेंशियल मॉडल क्या है। तो बेसिकली हमारी टीम, मेरे बहुत यंग साथी, दोनों कौस्तुभ इधर हैं, प्रतीक उधर हैं, रोहित भी संभवतः यहीं होंगे, रोहित वहाँ हैं। मेरे बहुत यंग साथी हैं और बहुत कमाल का इनका प्रोडक्शन, बारामासा की डॉक्यूमेंट्रीज जिन लोगों ने देखी हैं, आप देखते होंगे, यही लोग इसके पीछे हैं जो लोग बहुत कमाल का फिल्मांकन करते हैं। तो हम एज ए प्रोडक्शन हाउस भी काम करते हैं और उस प्रोडक्शन हाउस की तरह से काम करते हुए हम डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं कुछ बड़े ग्रुप्स के लिए, CSR फर्म्स के लिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसमें कोई भी क्विड प्रो को ना हो। हम कोई ऐसी एड या फिल्म शूट नहीं करते जिसके बदले में हमारे जो एडिटोरियल लाइन है उससे कोई कुछ भी एक्सपेक्ट करे। उससे इतर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं जिनके लिए हम उनके वीडियोस बनाकर उनको सौंप देते हैं। और यही एक मॉडल है जिस पर बारामासा, वहाँ से जो हम लोग अपने उस तरह से जो क्लाइंट से जो लोग लेते हैं, प्रोडक्शन हाउस के तौर पर जो आता है, उससे बारामासा की सैलरीज निकलती हैं। और फाइनेंशियल मॉडल पे बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती आज के जर्नलिज्म में बन गया है। पत्रकारिता का पूरे देश में जो रेवेन्यू का जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। वो गड़बड़ इसलिए है कि उसकी मेजॉरिटी, उसकी जो डिपेंडेंस है वो विज्ञापनों पर है, और विज्ञापन अब
वो दौर नहीं रह गया जब विज्ञापन आपको विज्ञापन के तौर पर दिए जाएं, या सरकार विज्ञापन जहाँ सिर्फ इसलिए दे क्योंकि उसे किसी टेंडर को जन जन तक पहुँचाना है, या किसी योजना को जन जन तक पहुँचाना है, या किसी भी अन्य सूचना को जन जन तक पहुँचाना है। उसके लिए तो सोशल मीडिया हैंडल्स खुद सरकार के इतने पॉपुलर हैं कि उनके माध्यम से भी पहुँच जाते हैं। तो आज वो विज्ञापन सिर्फ एक टूल की तरह से इस्तेमाल होता है कि वो जो चैलेंजेस, थोड़ा सा चैलेंज करने की कोशिश करेगा गवर्नमेंट को, उसके विज्ञापन रोक दिए जाएंगे, उसकी जो इकोनॉमिक कॉर्ड है उसको दबा दिया जाएगा, और जो लोग पहुंचते पहुंचते यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे कि आप बंटवा रखते हैं या नहीं, तो उनको अच्छे विज्ञापन मिलेंगे और उनका फ्लो बना रहेगा। और उसी का परिणाम है कि हम लोग ये देखते हैं कि धीरे धीरे स्पोक्स पर्सन की जो ज़रूरतें हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में वो ख़त्म हो गई हैं, वो खुद पत्रकारों ने ही संभाल ली हैं। तो ये इकोनॉमिक मॉडल जो है ये बड़ा घातक है कि फिर हम ये बात करते हैं कि आखिर विकल्प क्या हो। मैं सैद्धांतिक तौर पे एडवर्टीजमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एडवर्टीजमेंट से ही चलते हैं और पहले से चलते आए हैं, और आखिर वो एडवर्टीजमेंट भी जनता का पैसा है, वो आपका और हमारा पैसा है। सरकार अगर पिछले 5 साल में, उत्तराखंड सरकार 1000 करोड़ रुपए उन्होंने अपने विज्ञापन पर खर्च कर दिए, तो वो 1000 करोड़ कोई पार्टी फंड का तो था नहीं, ना ही वो किसी नेता की पर्सनल प्रॉपर्टी से आया था। वो प्योरली 1000 करोड़ स्टेट बजट का हिस्सा था, जो हमारी और आपकी टैक्सेस से और तमाम जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज हैं वहाँ से जमा होता है, उसको वो खर्च करते हैं। तो उसका वो मिलना चाहिए। लेकिन अच्छे जर्नलिज्म के लिए हम लोग कहते हैं कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है जर्नलिज्म, तो उस जर्नलिज्म को बनाए रखना और सुचारू रखना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। भाई एग्जीक्यूटिव पे, जुडिशरी पे और लेजिस्लेचर पे सरकार खर्च करती है, उसका एक हिस्सा जर्नलिज्म पे भी खर्च हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई उस सिस्टम में है कि वो उसका कंट्रोल ऐसा है कि एक तो अनरेगुलेटेड है कंप्लीटली, उसको रेगुलेट आप कैसे करेंगे? आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला फलाना एग्जाम पास करके ही कोई पत्रकार कहलाएगा और उसके बाद इस तरह से कोई ढांचागत चीज़ें होंगी, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा किया नहीं जा सकता। अनरेगुलेटेड फील्ड है, तो फिर आप रेगुलेट कैसे करेंगे उस मैकेनिज्म को? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उस स्टेट के पास वो जो पैसा है, जिस पैसे को कायदे से एक फ्री जर्नलिस्टिक हाउस तक पहुंचा जाना चाहिए था, उसके मॉडल में बहुत बड़ी खामी है। तो अब विकल्प बचता है कि सब्सक्राइबर बेस्ड जर्नलिज्म हो, और ये ग्लोबली हो भी रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ये लोग उस अप्रोच को अपना रहे हैं। हमारा भी एम वही है। हम लगातार अपने दर्शकों से ये बोलते हैं कि आप सपोर्ट कीजिए जिस भी मीडिया हाउस को, वो सिर्फ कोई ज़रूरी नहीं वो 12 मासा, लेकिन कोई भी मीडिया हाउस, जिस मीडिया हाउस को आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपको ये मान के चलना चाहिए कि एक जो भी वो अमाउंट हो, वो महीने का 100 रुपये हो सकता है। महीने का 100 रुपये हमारे सब्सक्राइबर जितने हैं अगर वो देने लगे तो हम सबसे रिच प्रोडक्शन हाउस हो जाएंगे उत्तराखंड का, सबसे ज़्यादा सैलरीज वाले। लेकिन लोगों में भी अभी वो चेतना नहीं है कि वो, उनको ये लगता है कि शायद ये तो फ्री में, यूट्यूब में फ्री में ही देखना है, मतलब इसका पैसा क्यों देना है? तो जब वो पैसा देने वाली अभी अप्रोच ही नहीं है, तो वहाँ पे वो लोग हमेशा डोमिनेंस में रहेंगे जिनके पैसे की फंडिंग कहीं ना कहीं से हो रही है, और उनको सिर्फ क्लिक्स के लिए लोगों को अब गैदर करना है, क्योंकि उनको जनता से पैसा नहीं चाहिए। वो वाला जो रेवेन्यू मॉडल है, वो रेवेन्यू मॉडल अगर वक्त के साथ स्ट्रांग हो पाया, और हमारी भी कोशिश यही है कि आने वाले कुछ सालों में धीरे धीरे हम कंप्लीटली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन 12 मासा को बना पाएँ जिसकी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी उसके रीडर्स के प्रति हो, और उसकी कंप्लीट डिपेंडेंस भी उसके रीडर्स पर ही हो। ना हमें नेताओं से कोई विज्ञापन चाहिए, ना हमें कॉरपोरेट से कोई विज्ञापन चाहिए। जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, वो बहुत फेमस सी कहावत है। तो जनता का ही खाएंगे और जनता का ही गाएंगे, यही एम है। ये पूरा हुआ तो 12 मासा सस्टेन करेगा, और ये पूरा नहीं हुआ तो उससे बेहतर है। और मैंने आपको अपने ऑल्टरनेटिव प्लान्स तो बताई दिए हैं कि नेताओं के लिए भाषण लिखने में बहुत कमाई है, और बहुत पैसा भी है, और बहुत लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने को भी मिलता है। तो अगर और कुछ नहीं हुआ तो वही करेंगे। उत्तराखंड की जर्नलिज्म में थोड़ी सी मैं बात और कहना चाहूँगा कि आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा जर्नलिज्म नहीं है, जबकि 1850 अखबार उत्तराखंड से निकलते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं 1850 के करीब अखबार उत्तराखंड से निकलते हैं, और उनमें से आप 18 का भी नाम बमुश्किल याद कर पाएंगे अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे। तो विज्ञापनों की जो मैं बात कर रहा था कि अखबार निकालने के लिए विज्ञापन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ ऐसी उल्टन है कि यहाँ विज्ञापन लेने के लिए अखबार निकाले जाते हैं। एक एक आदमी ने 5-5 अखबार अपने चाचा, ताऊ, भतीजे के नाम पर रजिस्टर करवाए हैं,
और उसके नाम पे, और ऐसे कमाल कमाल के नाम हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टोरी की जिस पे बहुत बवाल भी हुआ। मैं कुछ नाम आप लोगों को सुना देता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि कितने नाम इनमें से आपने सुने हैं जो निकलते हैं। ये हैं विभाग वार्ता, जनता का आक्रोश, देव आत्मा, सदाचार टाइम्स, भागीरथी की आवाज़, जागृत जनता की आवाज़, दिन भर, भारत की कलम, तेज सुर्खियाँ, हिंद की कलम, नए युग की आवाज़, दमकेश्वर टाइम्स, अतुल उवाच, उत्तराखंड की जंग, कौमी गुलदस्ता, भ्रष्टाचार रिपोर्टर, जन क्रांति का अग्रदूत, रोहन की आवाज़, पैनी नज़र का तीर, न्याय मंदिर, कलयुग की परछाई, मीडिया का इंसाफ, कलम नहीं रुकेगी, कलम का सौदा, सनसनी सुराग, मॉर्निंग बूस्ट, सत्य का पुजारी, सच की तोप, न्यूज़ टेंडर, एनकाउंटर समाचार, आदि आदि। इनमें से कितने, और ये वो हैं जो बाकायदा यहाँ सरकार के सूचना विभाग की वेबसाइट में लिस्टेड हैं। कई तो अभी लाइन में लगे होंगे जिनका लिस्ट में नंबर आना बाकी है, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ क्रांति करनी है, जो उत्तराखंड में क्रांति का दौर चला ही है पत्रकारिता में। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो नाम मैंने लिए, हो सकता है कि संसाधनों के अभाव में इनमें से कुछ लोग सच में बहुत अच्छे मिशन के साथ में बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हों, और उनके बीच में अगर मैं बहुत खुले दिल से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ कि ये जो मैंने नाम लिए, इनमें अगर कोई सच में बहुत अच्छे से काम करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन हो और मैं ही अनभिज्ञ हूँ कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, तो मैं उसके लिए, मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं उनसे माफ़ी मांगूँ। लेकिन ऐसी एक लंबी सूची है। ये अखबार आपको ना तो कहीं किसी स्टॉल पे मिलेंगे, ना आपको, आप डिस्पेंसरी रोड से होते हुए, घोसी गली होते हुए कहीं आप घूम लीजिए, आपको कहीं ये अखबार नहीं मिलेंगे। इन अखबार की संभवतः 2 या 3 कॉपी छपती हैं। एक कॉपी अपने रिकॉर्ड में जमा हो जाती है, दूसरी सूचना विभाग में जमा होती है। उन्हीं के आधार पर आरओ बनते हैं और विज्ञापन लौफिया लिए जाते हैं। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है, ये मैंने कुछ समय पहले जब इसी पे स्टोरी की कि कैसे उत्तराखंड में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऐसे ही विज्ञापनों में लुटा दिए गए, तो मैं तो उत्तराखंड की युवाओं को, बल्कि ये मैंने एक सजेशन भी दिया कि आप लोग क्यों सरकारी नौकरियों के पीछे इतना भाग रहे हैं, आप भी एक एक अखबार निकालिए। कम से कम उस बहाने सबको थोड़ा थोड़ा एक स्वरोजगार मिल जाएगा कि गाँव में बाकी काम करते रहिए, प्रेस से आता ही है, कॉपी पेस्ट कीजिए और 2 कॉपी आप भी निकाल के सूचना में जमा करवा दीजिए। स्वरोजगार का अच्छा साधन जब सरकार कम से कम इसी बहाने लोगों को स्वरोजगार दे रही है, तो वो स्वरोजगार इसी तरीके का सही। बहरहाल, मैंने आप लोगों का शायद बहुत समय लिया। मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फाउंडेशन का, जूरी मेंबर्स का, उन तमाम लोगों का जिनका मैंने नाम लिया, उन तमाम लोगों का कि अगर मैंने किसी का नाम मिस कर दिया हो, और सबसे ज़्यादा बारामासा के सभी सपोर्टर्स का, सभी समर्थकों का और हमारे पेड सब्सक्राइबर्स का भी, जिन्होंने उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से समझा है। एक छोटा सा अमाउंट हम लोग 100 रुपये से लेकर के और संभवतः 300-400 या 600-700 रुपये का अलग अलग तरीके के 3 या 4 मेंबरशिप प्लान्स जो यूट्यूब स्वतः ऑफर करता है उसको, कि आप कौन कौन से प्लान्स डाल सकते हैं, वो प्लान्स हमने डाले हैं। और उसमें जो लोग हमको सपोर्ट करते हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये और जिन भी लोगों का मैंने नाम लिया, मेरे को ये पता है कि आप लोग ने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया उसके बदले में कि हम लोग आपको कोई स्पेशल मेंशन दें। और मेरे को ये भी विश्वास है कि आज जितनी खुशी मेरे पेरेंट्स को है, उतनी ही खुशी मेरे वो तमाम जो फ्रेंड फिलोसफर गाइड हैं, जो मेरे अभिभावक के तौर पर पत्रकारिता में रहे हैं, डोभाल सर से लेकर हर्ष डोभाल सर, सती सर यहाँ पर हैं, इंद्रेश भाई यहाँ पर हैं, जिनसे लगातार किसी भी तरह का जब ऐसा लगता है कि प्रशासन में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, और कोई भी संवैधानिक त्रुटि तक पे बात करनी होती है, उनसे बात करता हूँ। जयसिंह रावत सर यहाँ हैं। वो तमाम लोग आज उतना ही खुश और उतना ही गौरवान्वित होंगे जितने मेरे पेरेंट्स हैं, और यही शायद उनका इन्वेस्टमेंट या उनका भरोसा जो बारामासा पर है, ये जो मुझ पर है, ये उनका इन्वेस्टमेंट है। और ये मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा हमेशा ऐसे ही जनता के बीच से वो रिवॉर्ड्स और वो फीडबैक्स आप तक पहुंचते रहें। और मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा रिवॉर्ड और सबसे ज़्यादा गौरवान्वित आप भी तब होते होंगे जब कोई आपसे आके कह देता होगा कि राहुल अच्छा काम कर रहा है। बस वही कोशिश रहेगी कि उसको बनाए रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार कर्मभूमि फाउंडेशन का एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया।